गुमराह एपिसोड 199। सामने राहदारी थी और फैदर मेरी रहनुमाई कर रहा था। चौथे कमरे के सामने पहुंचकर वो रुक गया। डॉक्टर आलिया इस कमरे में है। मैं अंदर चला जाऊं क्या? आप ठहरे, मैं उन्हें इत्तला देता हूं। क्या कहूं उनसे? मुझे क्या पता, कहो धुम्मन साहब का एक मेहमान उनसे मिलना चाहता है। ठीक है सर। वो अंदर गया और चंद लम्हों बाद बाहर निकल आया। जाएं, डॉक्टर आलिया अंदर ही हैं। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उस वक्त आलिया अपने कद से कहीं ऊंचे सोफे पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। मेरे कदमों की चाप सुनकर उसने किताब रख दी। वो साड़ी में मलबूस थी और उस पर उसने सुर्ख कोट पहन रखा था। उसका रंग और शहाबी हो गया था। वो पहले से कहीं ज़्यादा सेहतमंद दिखाई दे रही थी। मुझे देखकर वो एकदम सोफे से उठ गई। उसके हाथ में भी वैसी अंगूठी थी जैसी मैं धुम्मन की उंगलियों में देख चुका था। कलाइयों में उसने चूड़ियाँ पहन रखी थीं। मैं कालीन पर अभी 2 कदम ही चला होऊंगा कि वो खुद को रोक न सकी और तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। ओह जिलानी, आप! ये मैं क्या देख रही हूँ? आप यहाँ कैसे आ गए? अंदाज उसका ऐसा था जैसे उसका बिछड़ा महबूब उसके सामने आ गया हो। उसने को बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू लगा रखी थी। मुझे फैदर ने आपका नाम नहीं बताया था। बैठे, इधर सोफे पर बैठ जाएं। कितनी मुद्दत बाद मिले हैं आप। कुछ कमज़ोर लग रहे हैं। मुझे आपकी परेशानी का एहसास है। शायद सीजर ने आपको नशे पर डाल दिया था। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारा कसूर माफ़ कर दें अब। उसने बड़ी बेचारगी से दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। बाखुदा मैं ये नहीं चाहती थी जिलानी। मैंने इस बात की मुखालफत की थी मगर धुम्मन साहब नहीं माने। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हैरिसन आपका बहुत ख्याल रख रही थी। आप सारा रास्ता बेहोश ही रहे। कुछ बोले ना। मैं पागलों की तरह उसका मुंह तक रहा था। उसे अमेरिका की आबो हवा कुछ ज़्यादा ही रास आ गई थी। कोई कह नहीं सकता था कि वो धुम्मन की मनकूहा है और उसे देखकर मैं महसूस सा हुआ जा रहा था। वो मुझसे मेरा हाल पूछ रही थी। वो जिसे मैंने बड़ी अजियतें दी थी, जिसने मुझे भी जिंदगी की सरहद से बाहर फेंकने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, वो ऐसी हो गई थी जैसे मेरे और उसके दरमियान कोई इख्तलाफ ही ना हो। मेरी तरफ देखे जिलानी, मुझसे नाराज़ हैं आप? मुझसे बात तो करें। उसके लहजे में बड़ी मिठास थी। मैं क्या बात करूं आलिया, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? आप ऐसी डांस मास्टर बनकर बैठ गई हैं कि जिस तरह चाहे मुझे नचाती रहती हैं। मेरे आंसू बह निकले। वो कुछ अजरदस्ती होकर मेरे करीब बैठ गई। ऐसा मत सोचें, मुझे मालूम है आप क्या महसूस कर रहे हैं, मगर हम आपके दोस्त हैं, आपको अजीज रखते हैं। अगरचे सब कुछ आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ है मगर हम आपको इसका मुआवजा भी देंगे। और सिर्फ मुआवजे की बात नहीं, डीप डाउन इन माई हार्ट मैं आपसे मिलना चाहती थी जिलानी। आप शायद यकीन न करें, ये देखें, मैंने अलमारी में आपकी तस्वीर सजा रखी है। ये देखें। उसने दाएं हाथ पर एक बड़े से वार्डरोब का दरवाज़ा खोल दिया और अपने कपड़ों को पीछे हटाकर बोली, ये देखें, ये आपकी ही तस्वीर है ना? मैं आपको बहुत याद करती थी। आप ऐसे नहीं कि कोई आपको फरामोश कर सके। उसका वार्डरोब देखकर मुझे सख्त हैरत हो रही थी। कोई नन्हा सा कोमल पौधा उसके दिल में उगा था जिसे उसने आहिस्ता आहिस्ता समरबार मोहब्बत की शजर की सूरत में परवरिश कर लिया था। मैं तो यही कहूँगा। हालांकि मैं समझता था कि वो मुझसे सख्त नफरत करती होगी, लेकिन उसका वो अंदाज देखकर मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ा। मेरा ख्याल आप कोक पीना पसंद करेंगे। उसने अलमारी में से कोक का डब्बा निकालकर ग्लासों में भर दिया और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। पिए ना, ये आपकी सेहत के नाम है। धुम्मन साहब से क्या बातें हुई? अरे अपने आंसू तो पोंछ लें पहले। उसने बड़ी फुर्ती से रुमाल निकालकर मेरे चेहरे पर फेर दिया। मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते। और कहिए, क्या हाल है आपका? मैं बस ठीक हूँ। कि मेरी तस्वीर आपने क्यों लगा रखी है? ये मैं नहीं बताऊंगी। भला कोई किसी की तस्वीर क्यों गले से लगा कर रखता है? इतनी भी समझ नहीं है आपको? मुझे उसकी बातों में खुलूस नजर आ रहा था। वो बिला वजह मुझ पर इतनी मेहरबान नहीं हो गई थी। कोई बात उसके दिल में गहरी जज्ब हो गई थी। धुम्मन आज शाम मुझे लाहौर भेज रहा है। कहता है कि मुझे एक बार फिर वहां से यहाँ आना होगा। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ जिलानी। ये बहुत खतरनाक रास्ता है। आप किसी भी मुल्क के हत्थे चढ़ सकते हैं, फिर कोई आपकी मदद नहीं कर सकेगा। आपको 14 साल की जेल भी हो सकती है। मैं तो वैसे जेल से भागा हुआ आदमी हूँ। मुझे फांसी की सज़ा दी गई थी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, आपका पानी की सतह पर आना बहुत खतरनाक बात है। धुम्मन साहब आपसे नेकी नहीं कर रहे। वो किसी और आदमी को भी खरीद सकते हैं, किसी भी आदमी को। मगर इस बहाने में वापस तो जा सकता हूँ। यही वजह है कि मैं इनकार नहीं कर सकता। वापस आप ज़रूर चले जाएं, मगर दोबारा इस काम में हाथ ना डालें। तो फिर क्या करूँ मैं? वहाँ तो कश्मीर खान है जिसकी रहनुमाई में मुझे काम करना होगा। उफ मेरी तौबा, मैं उस धुम्मन को कैसे समझाऊँ? आप बहरहाल अपनी मर्जी के मालिक हैं। अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, मगर फिर आप बैनुल अक़वामी कानून के मुजरिम बन जाएंगे। सोच लें। मजबूरी है आलिया। आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वापस तो बहरहाल जाना ही है।
آپ کی بہن کہاں ہے آج کل؟ وہ بیچاری پھر جیل جا پہنچی ہے. میں نے اس کو رہا تو کروا لیا تھا مگر وہ اپنی حماقت سے پھر قید ہو گئی ہے. مجھے آپ سے دلی ہمدردی ہے. کاش میں اس کی کچھ مدد کر سکتی. البتہ دھمن اس سلسلے میں آپ کی بڑی مؤثر مدد کر سکتا ہے. وہ کہہ تو رہا ہے مگر مجھے اس پر اعتبار نہیں آیا. وہ بھلا کیا کر سکتا ہے وہاں؟ وہ بہت کام کا آدمی ہے جیلانی. دیکھا نہیں آپ نے اس نے کس طرح ولسن کے ذریعے آپ کو باندھ کر یہاں بلوا لیا. اس کے ذہن کو آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ تو آپ نے سیزر کے کپڑے پہن رکھے ہیں. ہاں تو اور کیا کرتا. اس کو بے ہوش پا کر میں نے اس کے کپڑے پہن لیے. ایسے تو میں باہر نہیں آ سکتا تھا. وہ ہنسنے لگی. میں نے آپ کے لیے 3-4 جوڑے خرید لیے تھے. آپ فکر نہ کریں, وہ ادھر ہی رکھے ہیں. پچھلے اسٹور روم میں صندوق کے اندر پڑے ہیں. وہ میں آپ کو نکلوا دیتی ہوں. آپ نہا دھو کر انہیں پہن لیں. اتار دو حبشی کا لباس. تو گویا آپ کو معلوم تھا کہ میں ایک دن یہاں ضرور آؤں گا. ہاں کیوں نہیں, مگر جب آپ اچانک غائب ہو گئے تو ہمارے ہوش اڑ گئے. اچھا ہوا کہ آپ واپس آ گئے. کوئی اور ہوتا تو شاید پولیس اسٹیشن تک جا پہنچتا. سیزر بہت ہی نکما آدمی نکلا. یہ کہہ کر وہ عقبی دروازہ کھول کر اسٹور روم میں چلی گئی. جب واپس آئی تو وہ 2 سوٹ کیس اٹھائے تھی جن کے ساتھ ایک اوور کوٹ بھی تھا. جوتے میرے پاس موجود تھے. میں اٹھ کر غسل خانے میں جا گھسا. نہا دھو کر میں نے سوٹ پہنا اور باہر نکل آیا. وہ بڑی ناقدانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. کتنا سچتا ہے آپ کو یہ. آپ کے ناپ کا مجھے صرف اندازہ ہی تھا مگر وہ ٹھیک نکلا. دن کے 11 بج گئے تھے اور اسے یاد آیا کہ دھمن کے ساتھ بھی اسے جانا ہے. وہ اٹھی اور اس نے انٹرکام پر دھمن سے کہہ دیا کہ وہ گھر پر آرام کرنا چاہتی ہے. باہر نہیں جا سکے گی کیونکہ اس کی طبیعت کچھ بوجھل ہے. دھمن اس کا ایسا متی اور فرما بردار تھا کہ اس نے کوئی اعتراض ہی نہ کیا. نہ اٹھ کر اس کے کمرے میں آیا. اس دوران عالیہ نے مجھ سے بہت سی باتیں کی اور میری وپتا بھی بڑی توجہ سے سنی. دوپہر ہوئی تو عالیہ نے انٹرکام پر کسی روتمین سے کہا کہ وہ گاڑی نکالے. وہ ساحل پر جانا چاہتی ہے. پھر اس نے کھانا منگوا لیا. وہ بہت عمدہ قسم کا تھا. کچھ امریکی بٹیروں کا گوشت تھا اور اسے وہ گوشت بہت پسند تھا. میرے لیے اس نے خاص طور پر توے کی روٹی پکوائی اور حد یہ کہ اس نے ایسا مکھن منگوایا جو خالصتاً پاکستانی معلوم ہوتا تھا. وہ خوش تھی, بہت خوش. کچھ دیر بعد وہ امریکی طرز کا لباس زیب تن کر کے میرے ساتھ دوسرے پورچ میں جا نکلی جہاں پہ گاڑی کھڑی تھی اور اس کا حبشی ڈرائیور رتمین دروازہ کھولے اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ عالیہ کو دیکھ کر بولا, کہاں چلنا ہے میڈم؟ ذرا ساحل تک چلو, ہمارے یہ مہمان سیر کرنا چاہتے ہیں. ہم گاڑی میں بیٹھ گئے. اپنی عنایتوں سے اس نے میرا دامن بھر دیا تھا. وہ میرے دشمنوں کی سدھائی ہوئی عالیہ, میرے خون کی پیاسی عالیہ, مجھ پر مہربان ہوئی تو اس نے ساری دشمنیاں بھلا دی. وہ اپنے بنگلے سے نکل کر ساحل کی طرف چل دی. رتمین اس کا اشارہ سمجھتا تھا. وہ پوچھے بغیر آگے نکلتا چلا گیا مگر اچانک راستے میں عالیہ کو کوئی نقطہ یاد آیا تو اس نے گاڑی کو پیچھے موڑنے کو کہا اور کچھ دیر تک ہم ہلٹن ہوٹل اور اس کے گرد و نواح کی سیر کرتے رہے. میں اس شہر کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا. عالیہ میری حیرانی پر خوش تھی. وہ بولی, آپ آج یہاں آئے ہیں تو اس شہر کو دیکھ لیں. آج شام کو تو آپ واپس جا رہے ہیں, ہے نا یہی بات؟ ہاں عالیہ, اور اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے حامی کیوں بھر لی. میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ میرے بارے میں یوں سوچا کرتی ہیں. اور وہ تصویر جو آپ کے وارڈروب میں ٹنگی ہے اس نے تو مجھے حیران کر دیا. واقعی کبھی کبھی آدمی کا اچنبھا ہونے لگتا ہے, ورنہ میں سوچتی تھی کہ جیسے ہی میں آپ کے سامنے آئی آپ مجھے گولی مار دیں گے. یہی ارادہ تھا نا آپ کا؟ ہاں, شاید میں پاگل ہو گیا تھا. کچھ دیر اس نے پل پر سیر کی اور پھر اس نے گاڑی کا رخ ساحل کی طرف موڑ دیا. ہم کسی جگہ رکے بغیر بہت آگے جا نکلے, ایسی جگہ جہاں آبادی نہیں تھی. گاڑی میں رتمین بیٹھا رہا اور ہم کھاڑی کا نظارہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ساحل کی ریت تک جا پہنچے اور ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گئے. میں نے سگریٹ سلگایا تو عالیہ بولی, آپ نے کبھی کنگ اسٹاک کا سگریٹ پیا ہے؟ نہیں تو کوئی خاص بات ہے اس میں؟ ہاں, میرا بڑا بھائی وہی سگریٹ پیا کرتا تھا. مجھے یاد آتا ہے تو وہ دن مجھے خواب لگتے ہیں. ہم ایک بہت تنگ سی گلی میں رہتے تھے. گھروں کا پانی یوں ہی گلیوں میں کھلا پھرتا تھا. نالی وہاں کوئی نہیں تھی اور پتہ نہیں وہاں میری ماں نے کتنا عرصہ گزارا تھا. پھر ایسا ہوا کہ جب میں 8ویں میں پہنچی تو میرے والد فوت ہو گئے. انہیں کتنا شوق تھا کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بن جائے. میرے بڑے بھائی یوسف کو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا. کچھ گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے جس سے بدل ہو کر اس نے سریے کی مل میں نوکری کر لی. ہم ان دنوں شالامار ٹاؤن میں رہتے تھے. میرے والد فوت ہوئے تو گھر کا سارا بوجھ یوسف کے سر پر آن پڑا. اسے دن رات سریے کی مل میں کام کرنے کی وجہ سے بخار آنے لگا. گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں وہ پسینے میں نہا جاتا تھا. جب میں اس کی مل کے سامنے سے اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد گزرتی تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت ترس آتا تھا. مگر چھوڑے جیلانی صاحب, میں بھی کیا باتیں لے بیٹھی ہوں, کوئی اور بات کریں. نہیں, بتائیں مجھے کہ پھر کیا ہوا. جب میں نے 10ویں کا امتحان دیا تو میرا بھائی ٹی بی کا مریض بن چکا تھا. اس سے مل کی محنت برداشت نہ ہوئی. وہ دن رات کھانستا رہتا تھا. پھر ایک دن وہ عاجز آ کر گھر بیٹھ گیا. ہم اسے کوئی دوا نہیں دے سکتے تھے. دوائیں اس دور میں بہت مہنگی تھیں اور آپ جانیں کہ حکیم بیچارے اس کا کیا علاج کرتے.
जब यूसुफ भाई फौत हुए तो उस रोज़ मेरा नतीजा निकला था। मैं अपना नतीजा सुनकर खुशी खुशी घर आई। माँ को भाई के गिर्द बैठा देखकर मैं दिल वहीं पकड़ कर बैठ गई। मैं उसके लिए कुछ भी ना कर सकी और वो बेचारा दम दे गया। हमारे घर में खील तक ना थी। वो बड़ा ही मनहूस दिन था जिलानी साहब, बहुत मनहूस दिन। मेरे मामू बागबानपुरा में रहते हैं, अच्छा कारोबार है उनका। भाई की तजीज़ तकवीन उन्हीं के खर्च पर हुई और फिर हमारे तमाम अखराजात की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर ले ली। थे तो वो चिट्टे अनपढ़ आदमी, मगर तालीम की बहुत कदर करते थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं नर्सिंग में दाखिला ले रही हूँ तो वो बहुत खुश हुए। अल्लाह रखा नाम था उनका। बेचारे बेऔलाद ही मर गए। नर्सिंग में दाखिला मिलने का नतीजा ये हुआ कि मैं अपनी वालदा के खर्च चलाने के काबिल हो गई। वजीफ़ा उन दोनों मुझे खासा मिल जाता था, मगर अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे हैरत होती है। हम इतने गरीब थे कि मैं ईद शबरात के दिन नई चूड़ियों को तरसती रहती थी, मगर अब यह हाल है जिलानी साहब कि मुझे पता भी नहीं कि मेरे पास कितना रुपया है। अगरचे ये हलाल की कमाई नहीं है, मगर है तो ये मेरा, और ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसने मुझे इतनी दौलत देकर किस आजमाइश में डाला है। फैसला तो बिलाखिर वही करेगा ना, मगर इस दौलत तक मेरा हाथ जब भी पहुंचा जब मैंने अपनी रूह का सौदा धुम्मन से कर लिया, और उसकी किस्मत में बहुत हराम लिखा है। सीधे तरीके से खुदा उसे कभी कुछ देता ही नहीं, और जो देता है उससे धुम्मन का गुजारा नहीं होता। फिर वो खुदा से मुंह मोड़कर पुराने रास्ते की तरफ पलट जाता है। मालूम होता है कि आप धुम्मन के साथ खुश नहीं हैं। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, मगर मैं उसका साथ देने पर मजबूर हूँ। ऐसे में मैं कहाँ जा सकती हूँ? कोशिश के बावजूद मैं उससे मुंह नहीं फेर सकती। आखिर आपको उस पर एतराज़ क्या है? कोई एक हो तो बताऊं। वो डॉक्टर नहीं है, मगर डॉक्टर बना हुआ है। उसने इंसानी आज़ा को कारोबार की शक्ल दी, ढेरों रुपया कमाया। उसे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। कोई उसके पास गुर्दे की तकलीफ का मरीज आता है तो वो उसका गुर्दा ही निकाल लेता है और फिर उसे बेच डालता है। वो धंधा सारा ठंडा हुआ तब उसने हेरोइन का कारोबार शुरू कर दिया। मुख्तलिफ लोगों को वो पाकिस्तान से मरीज की सूरत में यहाँ अपने चैरिटी अस्पताल में मंगवा चुका है, और हर मरीज के साथ कम से कम 10 किलो हेरोइन उसके पास पहुँच जाती है। आपकी भी टांगों पर पलस्तर चढ़ाया गया था। कई ऐसे जिनके पेट चाक करके उनमें हेरोइन इस तरह भर दी जाती है कि कोई शक ही नहीं कर सकता। मरीज के कागजात पर ओरिएंटल चैरिटी अस्पताल की मुहर होती है, जिसे बहुत से लोगों का ताउन हासिल है। चंदा मिल जाता है, हुकूमत इमदाद देती है। कोई एक पाखंड तो नहीं फैला रखा इसने, मगर ये सब कुछ हीरोइन के लिए किया जा रहा है। सैन फ्रांसिस्को में उस आदमी का नाम बता सकती हैं आप जो धुम्मन से माल खरीदता है? नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मरीज को कराची में तैयार किया जाता है। क्या विल्सन भी नहीं जानता? उसे सब कुछ मालूम है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? ऐसी बातें ना सोचें। जिन लोगों से अमेरिका में धुम्मन का वास्ता है वो आपको 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। अब भी मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वो भी उस गिरोह के लोग होंगे। उनसे बच कर रहें। कोई सॉफ्टनर मिली थी आपसे? अचानक आलिया ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं होगा, क्योंकि मैंने उनका जिक्र ही नहीं किया था, न धुम्मन के सामने न आलिया के सामने। फिर वो कैसे जान गई कि कोई सॉफ्टनर भी थी? आपको ये नाम किसने बताया? मैंने एकदम खुद को संभालते हुए कहा। उसने मुझे फ़ोन किया था, कह रही थी कि कोई गयास साहब है जो आज रात मेरे फ्लैट में ठहरे हुए हैं और वो आपका नाम ले रहे हैं। ओह, तो ये औरत कौन है? ये भी इसी गिरोह की फर्द है और वो किफलर भी। मेरा ख्याल है किफलर आपको यहाँ छोड़कर गया है। आप ठीक कहती हैं। दरअसल उन लोगों ने आपको जल्दी ढूंढ लिया था और फिर वो साई की तरह आपके साथ लगे रहे, मगर वहाँ सॉफ्टनर के फ्लैट पर तो गोली भी चली थी। उसकी वजह मेरी समझ में नहीं आई। दरअसल वो एंथनी और लांसर कोई बहुत ही घटिया किस्म के चोर हैं। उन्होंने सॉफ्टनर और किफलर को वो हीरे चुराते देख लिया था। सॉफ्टनर की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो इस गिरोह में शामिल होने और इतनी मालदार होने के बावजूद शॉप लिफ्टिंग से बाज नहीं रहती। ये उसकी हॉबी है, एक शुगल है जिसमें वो बाजार जाते ही मसरूफ हो जाती है, मगर अभी तक वो पकड़ी नहीं गई। हर बार कामयाब हो जाती है। उसके फ्लैट पर एंथनी और लांसर ने उस ब्रीफकेस के लिए हमला किया था। सुना है वहाँ कोई हैरल भी था जिसे आपने बेहोश कर दिया था। हाँ, ये सब दुरुस्त है, मगर आपको सब बातें कैसे मालूम हो गई? ये तो कोई बहुत ही लंबा चक्कर नजर आता है। चक्कर कोई नहीं है जिलानी साहब। दरअसल हम सब चोर हैं, जिसको जो कुछ मिलता है वो उठाकर भाग निकलता है। बहरहाल मैं आपसे ये कह रही थी कि हालात के धारे को बदलने की कोशिश ना करें। जो जहाँ है बिल्कुल ठीक है। जिन हालात का आपको सामना है इसका तकाजा यही है कि आप चुपचाप धुम्मन की हाँ में हाँ मिलाते जाएं। मगर पहले तो आप कह रही थी। वो मेरा ज़ाती ख्याल था। मुझे आपसे गहरी हमदर्दी जिलानी साहब। मैं शायद आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मुझे समझने की कोशिश करें। वो तो मैं समझ रहा हूँ आलिया, इसमें शक व शुबे की बात ही नहीं रही। मैंने एक ऊंची उठती लहर पर नजरें जमाते हुए कहा। वो लहर अब पीछे हट रही थी और मेरा भी शायद यही हाल था। मैं भी पीछे हट रहा था, मगर इतना ज़रूर हुआ था कि मैंने उन सांपों का घर देख लिया था। इस ड्रामे के बहुत से किरदार मेरे सामने आ चुके थे
اور ایک کردار کو میں گھیر گھار کر ایسے مقام پر لے آیا تھا کہ وہ غیر ارادی طور پر سچ بولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ میں اس کے کمرے میں آ رہا ہوں۔ اس نے وارڈروب کے خانے میں میری تصویر کپڑوں کے پیچھے کچھ ہی دیر پہلے لٹکائی تھی تاکہ وہ کہہ سکے کہ وہ تو ایک عرصے سے میرے عشق میں گرفتار ہے۔ وہ مجھے پھر ایک نئے فریب میں مبتلا کر رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں ان کے لیے نیک فال ثابت ہوا ہوں۔ لاکھوں ڈالرز کا فائدہ میں انہیں پہنچا چکا تھا اور اس میں سے وہ مجھے صرف $1,00,000 دینے پر آمادہ تھے، مگر ساتھ ہی یہ شرط بھی تھی کہ مجھے پھر یہاں پر آنا ہوگا۔ یہ بڑی زیادتی کی بات تھی۔ وہ حرام خور مجھے استعمال کرنے سے اب بھی باز نہیں آ رہے تھے۔ ان کے رویے نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ دھمن سراپا مٹھاس بن گیا تھا، جیسے اس کے منہ میں کوئی دانت ہی نہیں تھا، اس کے پوٹے میں کوئی زہر ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا بن گیا تھا جیسے وہ کاٹ ہی نہ سکتا ہو۔ اور اب عالیہ بھی یہی ثابت کر رہی تھی کہ وہ بالکل معصوم اور بڑی میری ہمدرد ہے، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہ غلاظت کی کتنی بڑی پوٹ ہے۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب تو مجھے ہر حال میں دھمن کا ساتھ دینا ہی ہوگا۔ میری اپنی کو مرضی کہاں رہ گئی ہے؟ پھر عالیہ، یہ دیکھیں کہ اس میں نفع کتنا ہے۔ $1,00,000 تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ خیر، 70 لاکھ روپیہ تو آپ نے کراچی میں ہم سے دھروا لیا تھا جیلانی صاحب، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ اس کا کیا کیا آپ نے؟ وہ روپیہ اب کہاں ہے؟ وہ تو میں نے یوں ہی دوستوں میں بانٹ دیا تھا، کچھ آ بھی لے گیا، کچھ میں نے یوں ہی خیرات کر دیا۔ چھوٹی سی رقم تھی وہ۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، وہ چھوٹی سی رقم تھی، گویا 10 زندگیاں ختم ہو جائیں تو بھی وہ اتنی رقم نہیں کما کر دے سکتے۔ آپ ہیں کس خیال میں؟ ویسے دھمن کو بہت طے اشارہ تھا، مگر آپ کچھ زیادہ ہی تیز نکلے۔ وہ اب تک اس رقم کو بھول نہیں سکے ہیں۔ جب کبھی اسے یاد کرتے ہیں تو ایک ہوک سے اٹھتی ہے ان کے دل میں۔ پتہ ہے وہ بہت کنجوس آدمی ہے۔ ہاں، بات تو یہی لگتی ہے مجھے۔ عالیہ، اس لباس میں آپ بہت خوبصورت نظر آ رہی ہیں۔ بخدا آپ کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ مجھے کبھی نہیں بھول سکے گا۔ چھوڑے بھی، آپ کہاں ہم جیسوں کو گھاس ڈالتے ہیں۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ اچانک مجھے اپنے قریب ایک پتھر لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ میں تڑپ کر اپنی جگہ سے ایک دم اٹھ گیا۔ اب عالیہ بھی چٹان کی طرف دیکھ رہی تھی اور میں بھی۔ ہمارے بائیں ہاتھ 3 حبشی کھڑے ہمیں گھور رہے تھے، یوں جیسے ہم کوئی ہنسنے ہنسانے والی چیز ہوں۔ پتھر انہوں نے ہماری طرف پھینکا تھا۔ ان پر ہماری نظر پڑی تو وہ کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ ہیلو انڈین، کیا مزے ہو رہے ہیں؟ ان میں سے ایک نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ان کے لباس ایسے تھے جیسے ہمارے یہاں ریلوے کے خلاصی پہنتے ہیں، بلو جینز اور جیکٹ، پاؤں میں انہوں نے بڑے سفید جوتے پہن رکھے تھے۔ وہ ہمارے بائیں ہاتھ اس طرح آ کر کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر وہ چھلانگ لگاتے تو سیدھے ہمارے اوپر آن گرتے۔ کیا ہے بھائی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟ چلو جیلانی، بھاگو یہاں سے، یہ بہت خبیث لوگ ہیں، راہ چلتوں کو لوٹ لیتے ہیں اور ہم بالکل نہتے ہیں۔ عالیہ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ کار ہماری اس وقت بہت پیچھے سڑک پر کھڑی تھی۔ مشورے ہو رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ اور یہ چوڑیاں، یہ گھڑی، یہ لاکٹ اور نقدی ادھر دے دو، سمجھے تم؟ نکالو باہر جو کچھ بھی ہے۔ ان میں سے ایک نے پتلون میں دبا لمبا خنجر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھو، یہ 9 انچ تک اندر چلا جاتا ہے، اس سے ہم ہر قسم کا سور مار لیتے ہیں، کیوں نیوٹن؟ اس نے اپنے ایک ساتھی کو آنکھ مار کر کہا۔ وہ دونوں اور زیادہ وحشیانہ انداز میں ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک بولا، تم ٹھیک کہتے ہو فرانسس، یہ کام تو اپنا ننھا ایڈورڈ بھی کر سکتا ہے۔ ایڈورڈ ان سے قد میں سب سے کم دکھائی دیتا تھا۔ میرا خیال ہے وہ تینوں پیے ہوئے تھے، ورنہ اتنی دیدہ دلیری سے یہ حرکتیں نہ کرتے۔ میں نے اپنی گھڑی اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ میری طرح عالیہ بھی اپنی طلائی چوڑیاں اتارنے لگی۔ 4 اس نے میرے ہاتھ میں دی۔ اب وہ باقی چوڑیاں اتار رہی تھی کہ فرانسس نے ایک دم اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی، مگر ابھی وہ خود کو سنبھال ہی رہا تھا اور سیدھا نہیں ہوا تھا کہ میں نے گھڑی اور چوڑیاں عالیہ کو دے کر آگے بڑھتے ہوئے اس کی کلائی پکڑ لی جس میں اس نے خنجر دبا رکھا تھا۔ وہ اس سے میری ہنسلی کی ہڈی کاٹ دینا چاہتا تھا۔ تمہاری یہ ہمت، یو ڈرٹی ڈاگ! اس نے پورے زور سے گھوم کر اپنی کلائی چھڑانی چاہی، مگر میں اس وقت تک اس پر اتنا دباؤ ڈال چکا تھا کہ اس کا جوڑ کھل گیا۔ وہ چیختا چلاتا خنجر چھوڑ کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، یوں جیسے میں نے اسے ذبح کر دیا ہو۔ میں نے اس کا خنجر اٹھایا اور تڑپ کر چٹان سے خاصا پرے ہٹ گیا۔ عالیہ بھی دہشت زدہ ہو کر پانی کی طرف نکل گئی۔ فرانسس کا یہ حال دیکھ کر نیوٹن اور ایڈورڈ نے چٹان پر سے یوں چھلانگ لگائی کہ اگر میں پیچھے نہ ہٹتا تو وہ میرے اوپر آ پڑتے۔ اب خنجر میرے ہاتھ میں تھا اور وہ دونوں بھی خنجروں سے مسلح تھے، جن کی ساخت ایسی تھی کہ اندر جاتے ہوئے گوشت بھی کاٹتے تھے اور باہر آتے ہوئے بوٹیاں بھی ساتھ لے آتے تھے۔ ان کا خم اور چمک دمک دیکھ کر آدمی کا دل دہل جاتا تھا۔ ویسے یہ خنجر میرے ہاتھ میں تھا۔ غالباً ایسے خمدار خنجر ملائے میں بنائے جاتے تھے۔ ان کو میں نے ایک پرانے فوجی کے پاس دیکھا تھا جس نے دوسری جنگ عظیم میں خدمات انجام دی تھی۔ اب وہ دونوں دائیں بائیں سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ شاید مجھے مار دینا چاہتے تھے۔ یو ڈرٹی انڈین، کم آن، وی ول کل یو۔ مجھے ان کے یہ الفاظ اب بھی حرف بحرف یاد ہیں۔ وہ دونوں یک زبان ہو کر یہ بات کہہ رہے تھے۔
बकवास बंद करो, मैं इंडियन नहीं पाकिस्तानी हूँ और आज तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। आओ आगे आओ। मैंने खंजर को दाएं से बाएं हाथ में तोलते हुए कहा। वो तीनों बड़े ही शोधे और लच्चर किस्म के लोग मालूम होते थे। उनके रंग अफ्रीकी हबशियों जैसे थे। हमें उस चट्टान की ओट में तन्हा देखकर वो हम पर पिल पड़े थे। एक को तो मैंने रगेट डाला था, मगर दो सामने थे और बहुत बुरी तरह फनकार रहे थे। वो न्यूटन था जिसने सबसे पहले मुझ पर वार करने की कोशिश की। फासला मेरे और उनके दरमियान यही को 5 फुट का होगा कि उसने बदन को तोलकर ऊपर उठाया और तीर जैसी तेजी से खंजर सीधे हाथ में लेकर कई हाथ ऊपर उछलकर वो मुझ पर इस तरह आ गिरा कि उसके दोनों पांव मेरे सीने पर पड़े और सीधा हाथ मेरी बाएं पसली की तरफ झुका। छलांग उसकी बहुत ही कारी थी, मगर उसके दाव को समझकर मैंने उसके नीचे गिरते ही बायां हाथ इस तरह खोल लिया कि उसके खंजर बदस्त कलाई को मैंने नीचे नहीं आने दिया, रास्ते में ही पकड़ लिया। वो खासा तनुमन जवान था और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। उसकी कलाई हाथ में लेकर मैं पहलू के बल उठा और अपना खंजर मैंने उसकी शहरग में घोंप दिया। सारा मामला एक ही लम्हे में खत्म हो गया। वो गर्दन कटे बकरे की तरह चीखा और उलट कर मुंह के बल गिर गया। उसका खून एक धार की सूरत में बह निकला था। मैंने फौरन ही खंजर खींच लिया। एडवर्ड अभी तक अपनी जगह पर खड़ा था, मगर जैसे न्यूटन का खून उसने देखा, वो चीखता हुआ पीछे हटा और तेजी से चट्टान की तरफ बढ़ा। मगर अभी वो 4 हाथ ही ऊपर उठा होगा कि मैंने पीछे जाकर उसकी टांग को झटका देकर कुछ इस तरह खींचा कि वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और पहलू के बल नीचे गिर गया। खंजर उसने दांतों में दबा रखा था। जैसे ही वो नीचे गिरा, मैंने उसकी गर्दन पर पांव रख दिया और उसे टांगों से पकड़कर सर के बल खड़ा कर दिया। मगर वो जान के खौफ से सख्त मायूस हो चुका था। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर कुछ इस तरह मुझे झटका देकर अपनी टांगें छुड़ाई कि मैं हैरान रह गया। उसके दोनों टखने मेरे हाथ से छूटे तो उसने फौरन ही अपना खंजर दांतों से निकाल लिया। अब वो गठरी सा बना मुझे खूंखार नजरों से देख रहा था। इससे बेशतर कि वो मुझ पर हमला करता, मैंने पूरी कुव्वत से उसके सीने पर लात जमाई। वो उलटकर फिर चट्टान से जा टकराया, मगर इस जरा सी मोहलत से उसने फायदा उठाया और पलटकर खंजर मुझ पर इस तरह चलाया कि बस 1 उंगली बराबर फर्क रह गया था, वरना खंजर ने मेरी पसली छेड़ डाली थी। मैं तेजी से पीछे हटा और उसके तेवर देखकर मैंने अपना खंजर नोक से पकड़कर इस तरह उसकी तरफ फेंका कि अगर वो फौरन ही पहलू ना बदल लेता तो खंजर सीधा उसके सीने में जा धंसता। और मुझसे यही सबसे बड़ी गलती हुई। खंजर चट्टान से टकराकर उसके पाँव में जा पड़ा था। एडवर्ड ने मुझे हैरान कर दिया। उसने जरा सा नीचे झुककर वो खंजर उठा लिया और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो मुझ पर हमला करने के बजाय पूरी तेजी से आलिया की तरफ लपका। यूं लपका कि चंद लम्हों तक तो मैं कुछ समझ ही ना सका कि हो क्या रहा है। आलिया उसे अपनी तरफ आते देखकर पहले तो पानी की तरफ लपकी, मगर फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और वो पलटकर सामने की चट्टानों की तरफ दौड़ पड़ी। मगर एडवर्ड की रफ्तार का मुकाबला वो कहाँ कर सकती थी। वो भी उस तक पहुंच नहीं पाया था कि मैं उसके पीछे भागा, मगर वो इतना फासला पैदा कर गया था कि पेशतर इसके मैं उस तक पहुंच सकता। उसने आलिया को जा लिया और एक खंजर दांतों में दबाकर बाएं हाथ से आलिया को बालों से पकड़ लिया। अब उसका दाएं हाथ आजाद था और उसमें वो खंजर लिए हुए था। वो चीख कर बोला, तुम अगर आगे आए तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। वापस चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मगर मैंने सुनी अनसुनी कर दी। बलाखिज रफ्तार से मैं उस तक जा पहुंचा और जरा सा फासला देकर मैं उछलकर उन दोनों पर जा पड़ा। इस तरह कि एडवर्ड आलिया को संभाल न सका और उसे बालों से पकड़े पकड़े वो जमीन पर गिर गया। वो इतना सख्त जान था कि मुंह में फंसा खंजर अभी तक उसने दांतों तले दबा रखा था और अपना दूसरा खंजर वो आलिया के पेट पर चला ही रहा था कि मैंने दरमियान में अपनी टांग फंसा दी। हाथ उसका नीचे तो गिरा, मगर वो रेत में गड़कर रह गया। ये जरा सी मोहलत मेरे लिए बहुत काफ़ी थी। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ डाला और उसकी रग पूरी कुव्वत से मसल दी। उसने फौरन ही सर डाल दिया और भूल ही गया कि उसके साथ 2 जवान और भी थे और उसने खातून को पकड़ रखा था जिसका वो पेट फाड़ देना चाहता था। एडवर्ड का मुंह खुला था और वो बड़ी मुश्किलों से सांस ले रहा था। आलिया उसकी गिरफ्त से छूटकर एकदम उठ गई। उसका लिबास रेत में लिथड़ गया था, मगर उसे किसी बात का होश नहीं था। वो डरी सहमी हुई मेरे साथ खड़ी हो गई और एडवर्ड को यूं देखने लगी जैसे उसने कोई भयानक ख्वाब देख लिया हो। ओ जिलानी, ये क्या हो गया? अगर आप ना होते तो आज मैं खत्म हो गई होती। वो बुरी तरह रोने लगी। वो चूड़ियाँ कहाँ हैं? वो तो मैंने जेब में डालनी थी, और आपकी घड़ी भी। पर वो आदमी, वो तो शायद मर चुका है। उसने रोते रोते जेब में हाथ डालकर बाहर निकाल लिया। चूड़ियाँ और घड़ी मेरे सामने थी और वो न्यूटन को देख रही थी। आओ उसे देखते हैं। ये कहकर मैं आलिया को साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता न्यूटन की तरफ बढ़ा। खंजर ने उसकी हंसली के अंदर का हिस्सा काट दिया था, अलबत्ता शहरक बच गई थी। वो शदीद जख्मी था, मगर उसका इलाज हो सकता था, लेकिन वो उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था। आओ आलिया, आप यहाँ से निकल चलो। मैंने फ्रांसिस को देखने के लिए चट्टान के आसपास नजर दौड़ाई, मगर वो वहाँ से भाग निकला था। उसके अभी हाथ पैर सलामत थे। वो फरार हो सकता था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि वो किस तरफ निकला है। उसके फरार ने मुझे एक नई तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैं आलिया को हमरा लेकर वहाँ से निकला और चट्टानों के साथ साथ चलता हुआ ऊपर जा चढ़ा।
हमारी गाड़ी वहां से कोई 2 फरलांग दूर थी। आलिया का दम फूलने लगा। वो शख्स जिसने मुझ पर हमला किया था बच जाएगा ना? उसने पूछा। हाँ बच जाएगा। मैंने उस पर नुस्खा नंबर 13 इस्तेमाल किया है। मगर आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों है? मैंने आलिया की तरफ देखते हुए कहा। उसके आंसू खुश्क होने लगे थे, मगर फिर भी वो कभी हंसती थी और कभी रोनी सूरत बना लेती थी। वो सदमा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बहुत ही दरिंदा किस्म का आदमी था वो निग्रो। ऐसा पंजा मारा उसने मेरे बालों पर कि मेरा सर हिल कर रह गया। आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। मेरा ख्याल है आपको चलने में कोई दुश्वारी हो रही है। जी नहीं, अब मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ। इन कुत्तों ने तो हमें जलील करके रख दिया। ये इसी तरह अकेले दुकेले आदमी को पकड़कर उससे सब कुछ छीन लेते हैं। उफ मेरी तौबा, अमरीकियों के लिए तो ये निग्रो कैंसर बन गए हैं। हम अब गाड़ी तक पहुंच चुके थे और शुक्र है कि मेरे जिस्म पर न्यूटन के खून का कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। रुथमैन ऊँग रहा था। उसे जगाकर हम गाड़ी में जा बैठे। जल्दी चलो रुथ, बहुत देर हो गई है, आलिया ने कहा। शायद हमने साहिल पर 2 घंटे गुजारे थे। उसमें वो लड़ाई भी शामिल थी जिसको आलिया शायद जिंदगी भर भुला ना सके। मुझे डर है कहीं वो शख्स मर तो नहीं गया। डर तो मुझे भी है, मगर खैर फिक्र की कोई बात नहीं। उनका साथी फरार होने में कामयाब हो गया है, वो उसका बंदोबस्त कर लेगा। बहरहाल हमारे साथ बहुत बुरी हुई। रुथमैन उर्दू नहीं समझ सकता था, इसलिए हम आसानी से बात कर रहे थे। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आपका पिस्तौल कहाँ गया, वो जो आपने लांसर से छीना था। आलिया ने ऐसी बात पूछी जिसका मुझे वहम भी नहीं हो सकता था कि वो उसे मालूम हो चुकी होगी। बड़ी अजीब बातें करती हैं आप। आपको किसने बताया कि मेरे पास पिस्तौल भी था? वो सॉफ्टनर, मैंने आपको बताया तो था ना, उसने मुझे फ़ोन किया था। मैं शर्मिंदा सा होकर बाहर भागते हुए मनाजिर को देखने लगा। फिर मैंने चटपटाए हुए लहजे में कहा, वो पिस्तौल मुझसे धुम्मन सामने रखवा लिया था। मैंने उन पर गोली चलानी चाही मगर वो चली नहीं। पता नहीं ऐसी कौन सी कुव्वत है उनके पास। अब की बार मैंने उसका नाम बड़े एहतराम से लिया। ये इज्जत उसने खामखा पैदा करवा ली थी, वरना मैं उसे कतन इस काबिल नहीं समझता था। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो गोली क्यों नहीं चली? मैं खुद नहीं समझ सका। हालांकि चंद मिनट पहले वो पिस्तौल ठीक काम करता था। मैंने हैरिसन पर गोली चलाई थी। तुम कितने संगदिल हो जिलानी, उस बेचारी का क्या कसूर था? वो मेरा कहना नहीं मान रही थी। बहरहाल वो ज्यादा जख्मी नहीं हुई, बाजू की खाल जरा उधड़ गई थी। अब वो बिल्कुल ठीक होगी। तो गोया धुम्मन को आप भी जेर न कर सके। उसने अपनी अंगूठी को उंगली में घुमाते हुए कहा। उसमें भी ऐसा नगीना लगा था जो बड़ी चकाचौंध पैदा करता था, हाथ की तरफ मुतवज्जो करता था। बात तो यही है, मेरा ख्याल है मेरा पिस्तौल उस वक्त भी ठीक था। बाद में उसने अपना पिस्तौल निकाल लिया और मुझे हुक्म दिया कि मैं अपना पिस्तौल उसे दे दूं। मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी, मगर ये राज मेरी समझ में ना आया। आखिर ऐसी क्या बात है धुम्मन में कि पिस्तौल उसे देखकर गुंग हो जाता है? आपने उससे पूछा होता ना, मैं भला क्या कह सकती हूँ। वो कह रहा था कि आज शाम वो मुझे एक ऐसा तोहफा देगा जिसे मैं कभी भी खुद से जुदा नहीं कर सकूंगा। ऐसे ही कह रहा होगा। क्या तोहफा हो सकता है वो? ज्यादा से ज्यादा $1,00,000 का ड्राफ्ट होगा, हुंडी की शक्ल का। खैर देख लेंगे कि क्या तोहफा देता है। इन हफ्शियों ने तो हमारी सैर बिल्कुल ही खराब कर दी। वैसे वो सीजर बार बार अपने गले पर हाथ फेरता था, कहता था कि मेरी रग फूल गई है, उस सुअर को मैं गोली मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मुझे खड़े खड़े उसने बेहोश कर दिया था। आखिर ये आप कैसे कर लेते हैं? आलिया ने अपने पर्स से घड़ी निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। किसी दिन आपको तजुर्बा करवा दूंगा, बेफिक्र रहें। वो चुप हो गई और बाहर खला में घूरने लगी। उसके जहन में ना जाने कौन सी सोचें आबाद होने लगी थी। फिर वो उस वक्त चौंकी जब रुथमैन गाड़ी को अंदर ले जा रहा था। उस वक्त दिन के 2:30 बज रहे थे। आलिया के साथ जब मैं अंदर पहुंचा तो उसने जाते ही इंटरकॉम पर मालूम कर लिया कि धुम्मन उस वक्त तक वापस नहीं आया था। चाय के बारे में क्या ख्याल है? जरूर मंगवा लें और ये कपड़े बदल लें। मुझे भी ये लिबास तब्दील करना होगा। उन हफ्शियों ने हमें इस लिबास में देख लिया था। ठीक है, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। आपको बाय द वे कौन सा रंग पसंद है? वो सिल्वर है ना? उसने जिस रंग का लिबास पहना था वो रंग मुझे ज्यादा पसंद है। मेरी ये बात सुनकर आलिया के मुंह से सीटी से निकल गई। वो भवे से उकड़कर मुझे यूं देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हो। आपने सिल्वर को देखा है? हाँ, सुबह मेरी उससे मुलाकात हुई थी, धुम्मन की मौजूदगी में। ओ डैम इट, मैं उसे किसी दिन गोली मार दूंगी। धुम्मन को उसने बिल्कुल ही बिगाड़ कर रख दिया है। खैर, मैं देख लूंगी उसको। ये कहकर वो तेजी से कमरे में जा घुसी। गुस्से में वो और भी ज्यादा हसीन दिखाई देती थी। जब मैं भी लिबास तब्दील कर चुका तो उसने कहवा मंगवाया और फिर शाम के 5 बजे तक हम बैठे यूं ही इधर उधर की बातें करते रहे। डर हमें यही था कि वो हफ्शी कहीं पुलिस को इत्तला न कर दे। फ्रांसिस ने वहां से भागकर हमारे जहन में कई खदशे पैदा कर दिए थे। वो किसी न किसी तरह पुलिस को इत्तला कर सकता था, मगर खैर हुई। पुलिस तक वो ना पहुंचा और हमें नहीं मालूम कि उसके साथी का इलाज हो सका कि नहीं।
اور یہ اچھی بات تھی، مجھے تو بہرحال اسی شام کراچی کے ہوائی جہاز پر سوار ہو جانا تھا۔